मधुपुर नामक गांव में पुष्पा और प्रिया अपनी दादी वसुंधरा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पुष्पा और प्रिया जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की एक नदी में डूबने से मौत हो गई थी। वसुंधरा बहुत गरीब थी और वह सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, जिससे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी और बचे खुचे पैसों से अपनी दोनों पोतियों के स्कूल का फीस भर रही थी। एक दिन पुष्पा और प्रिया बाजार जा रही थी, तभी उसे उसकी सहेली रीना मिल गई। अरे पुष्पा और प्रिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? रीना, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हम दोनों बहनों ने सोचा क्यों ना हम लोग ही बाजार जाकर सब्जियां ले आएं। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। वो कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें भी मेरे जन्मदिन की पार्टी में आओ। लेकिन रीना, तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों बहनों के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं। हम लोग जब भी ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हारे घर जाते हैं तो तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें भी बहुत डांट सुननी पड़ती है। तुम दोनों मेरी माँ की बातों का बुरा मत माना करो, मेरी माँ का स्वभाव ही ऐसा है। खैर, तुम दोनों ज़रूर आना, मैं तुम दोनों बहनों का इंतज़ार करूँगी। चल, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रीना वहाँ से चली गई। पुष्पा और प्रिया अपने घर जाकर आपस में बातें कर रही थी। प्रिया, तूने कुछ सोचा है कि आखिर हम लोग क्या पहनकर जाएंगे रीना के जन्मदिन की पार्टी में? और रीना का जन्मदिन है तो उसे कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। नहीं पुष्पा, मैंने कुछ नहीं सोचा है और ये बात दादी को भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने का स्कूल फीस देना अभी तक बाकी है और दादी उसके लिए दिन रात एक करके सिलाई का काम कर रही है। सच बोल रही है प्रिया, हम दादी को और तकलीफ नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा। दोनों बहनें आपस में बातें ही कर रही थी, तभी वसुंधरा वहां आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? माफ़ कीजिएगा दादी, हम दोनों बहनें आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपको कुछ नहीं बताएं। दादी, कल मेरी सहेली रीना का जन्मदिन है और उसने मुझे और प्रिया को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। अरे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम दोनों बहनें अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर जाना। लेकिन दादी, हमारे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसे पहनकर हम पार्टी में जा सकें, और ना ही इतने पैसे हैं कि अपने लिए नए कपड़े और रीना के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकें। बेटी, पैसे तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं हैं, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। अगर अभी तेरे माता पिता जिंदा होते तो वो तुम दोनों के लिए ज़रूर अच्छे कपड़े ला कर देते। इतना कहकर वसुंधरा रोने लगती है। दादी, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है? दादी, आप मत रोइए, मैं और पुष्पा रीना को कोई बहाना बना देंगे और हम लोग उसके जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाएंगे। फिर सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तभी वसुंधरा को किसी की आहट सुनाई देती है। वह उठकर देखती है तो वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जो बारिश में भीगने की वजह से थर-थर काँप रही थी। बेटी, तुम इतनी रात को कहाँ घूम रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही होगी। दादी, मैं अपने घर का रास्ता खो गई हूँ और अब तो बहुत अंधेरा भी हो गया है और मेरा घर जंगल के उस पार है, तो क्या आप मुझे आज रात भर अपने घर में रहने दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, आओ, ये दोनों मेरी पोती है, तुम भी इसी के साथ सो जाओ, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। और वसुंधरा अपनी दोनों पोतियों के साथ उस छोटी लड़की को भी सुला देती है। अगले दिन वसुंधरा
पुष्पा और प्रिया के उठने से पहले उठकर उस छोटी लड़की को लेकर उसके घर पहुंचाने चल देती है। वह जंगल के रास्ते थोड़ी ही दूर आगे जाती है तो वह देखती है कि वहाँ एक मोटे से पेड़ में एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। फिर वह लड़की वसुंधरा से कहती है, दादी आप मेरे साथ इस दरवाजे के अंदर चलो। वसुंधरा उस लड़की के साथ उस दरवाजे के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ एक बड़ी सी नदी थी जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे पानी में तैर रहे थे। वसुंधरा को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी भी सब कुछ सपनों सा लग रहा था। तभी वह लड़की कहती है, दादी ये जादुई लहंगों की नदियाँ हैं और ये सब जादुई लहंगे हैं और मैं भी एक लड़की के वेश में जादुई नदी हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो गई। हे जादुई लहंगों की नदियाँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी दोनों पोतियों के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। क्या तुम मुझे मेरी दोनों पोतियों के लिए 2 लहंगे दे सकते हो? तभी एक लहंगे से आवाज़ आई, हाँ दादी क्यों नहीं, आप अपनी दोनों पोतियों के लिए इस नदी से 2 लहंगे निकाल लो। ये जादुई लहंगा आपकी सारी गरीबी दूर कर देगी और अब आपको सिलाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस लहंगे से जब भी आपको कुछ लेना हो आप इस लहंगे के पास जाकर अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ के बारे में सोचना और आंखें खोलते ही वह चीज़ आपके सामने होगी, लेकिन आपको इसके बदले गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी, नहीं तो इस जादुई लहंगे की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। आपने मुझ गरीब को इतना बड़ा उपहार दिया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। और वसुंधरा जादुई लहंगे की नदी से 2 जादुई लहंगा निकाल लेती है और अपने घर जाने लगती है। और जाते जाते वह अपने मन में सोच रही थी, काश मेरे पास एक घर होता तो बारिश में हमें दूसरों के घरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन जब वह अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी के जगह एक बड़ा सा घर बन गया था। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी उस जादुई लहंगे से आवाज़ आई, कहा था ना मुझसे अगर कुछ मांगना हो तो बस उस चीज़ के बारे में सोचना और वह चीज़ आपके सामने होगी। अब ज़्यादा सोचो मत और अपने घर के अंदर चलो। अब वसुंधरा अपने घर के अंदर जाती है। दादी अब कहाँ चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ और अचानक से हमारी झोपड़ी इस बड़े से घर में बदल गई। वसुंधरा ने अपनी दोनों पोतियों को उस जादुई लहंगे और उसके चमत्कार के बारे में सारी बातें बताई। अब सभी बहुत खुश थे और अब वसुंधरा अपनी और अपनी दोनों पोतियों की सारी ज़रूरत की चीज़ें जादुई लहंगे से मांग लेती। अब वसुंधरा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की भी बहुत मदद करने लगी। धीरे धीरे उस जादुई लहंगे की वजह से गांव वालों की भी गरीबी दूर हो गई।